आप सभी को मेरा नमस्कार। सिविल सरोज साहित्य के इस चैनल में मैं BKS मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़े थे वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को भेदों को देखने से पहले हम एक बार वाक्य की परिभाषा और उसके अंगों पर फिर से दोहरान कर लेते हैं। वाक्य की परिभाषा कल हमने देखा था कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को जो क्रमबद्ध व्यवस्थित हो उसे हम वाक्य कहते हैं। कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा दोहरान के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। पूर्ण अर्थ पूरा अर्थ प्रकट करे, सार्थक शब्दों का कोई न कोई अर्थ हो, वो क्रम से व्यवस्थित हो, अर्थात लिंग वचन काल कारक कर्ता कर्म और क्रिया की उचित रूप से प्रयोग उनका किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं वाक्य के हमने कल 2 अंग देखे थे, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के जो 2 अंग जिनको अवयव भी कहा जाता है, जिनको घटक कहते हैं, वह है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। एक तरह से कर्ता ही हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। उदाहरण में हम देखें तो रमेश और कृतिका, इन वाक्यों में ये दोनों हमारे उद्देश्य हैं। ये हमारे उद्देश्य हैं और उद्देश्य को छोड़ने के बाद जो वाक्य बचता है उसे हम कहते हैं विधेय। अर्थात उद्देश्य व कर्ता के संबंध में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। विधेय में क्या क्या आता है? विधेय में कर्ता को छोड़ने के बाद, कर्ता को हम छोड़ देंगे क्योंकि कर्ता हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो फिर इसमें क्या आएगा, इसमें कर्म और कर्म का विस्तार आएगा, क्रिया आएगी, लिंग वचन काल कारक ये आएंगे। कल हमने सिर्फ परिचय लिया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य को क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा भेद हमारा संयुक्त वाक्य है। तीसरा भेद है हमारा मिश्र वाक्य। अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन तीनों वाक्यों को पढ़ने से पहले एक बार हम उपवाक्य देख लेते हैं कि उपवाक्य क्या है, क्योंकि इन परिभाषाओं में, स्पेशली मिश्र परिभाषा में विशेष तौर से हमें उपवाक्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उपवाक्य, जब कभी एक हमने देखा कि वाक्य कौन सा होता है, वाक्य तो वो होता है जो पूर्ण अर्थ अर्थात पूरा अर्थ प्रकट कर देता है, वह हमारा वाक्य कहलाता है। तो फिर उपवाक्य क्या है? उपवाक्य है हमारा वह वाक्य का भाग जो पूरा विचार प्रकट नहीं करता, बल्कि उसका पूरा विचार कब प्रकट होता है, अधिक वाक्यों में प्रकट होता है। दोबारा से हम देखें तो जब कभी एक वाक्य का पूरा विचार एक से अधिक वाक्यों पर निर्भर हो जाता है तो प्रत्येक वाक्य को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। पूरा विचार प्रकट करने के लिए किसी और वाक्य की, उपवाक्य की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य के भी हमारे यहाँ 2 भेद माने गए हैं, प्रधान या मुख्य। पहला जो उपवाक्य है वो हमारा प्रधान या मुख्य उपवाक्य है, दूसरा हमारा आश्रित उपवाक्य है। अब नाम से भी थोड़ा सा देखें हम तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य और आश्रित का मतलब है जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, अर्थात जिसका अर्थ किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, मुख्य पर निर्भर होगा। आगे हम देखते हैं प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। प्रधान उपवाक्य जिसमें मुख्य उद्देश्य होगा, जिसमें मुख्य विधेय होगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। अर्थात कर्ता और मुख्य क्रिया, मुख्य कर्ता और मुख्य क्रिया जिस वाक्य में होगी वह हमारा प्रधान उपवाक्य होगा। और आश्रित या गौण उपवाक्य वह होगा जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर क्या होगा, आश्रित होगा। अर्थात इसका अर्थ किस पर आश्रित होगा, प्रधान पर। इसीलिए आश्रित या गौण कम, मुख्य होता है प्रमुख जो हो और गौण होता है जो उससे कम हो, नीचा हो उस, तो इसलिए ये प्रधान, इसी पर हमारा अर्थ पूरा निर्भर करेगा।
आश्रित इसी पर निर्भर होगा। इसके अलावा एक और मिलता है जिसको संयुक्त वाक्य में हम पढ़ेंगे, समानाधिकरण उपवाक्य। एक बार इस शब्द के अलग अलग टुकड़े करें तो हम देखें, समान अधिकार वाले, अर्थात बराबर, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, जो दोनों ही प्रधान होंगे। देखते हैं कैसे। जो उपवाक्य न किसी से बड़ा होता है न किसी से छोटा, अर्थात जो समान अधिकार रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण या समानाधिकृत उपवाक्य कहते हैं। ये दोनों ही प्रधान होते हैं। तो दोनों प्रधान होंगे तो इसका मतलब दोनों में ही कर्ता होगा, मुख्य कर्ता होगा, दोनों में ही मुख्य क्या होगी, क्रिया होगी। जो ध्यान रखने वाली बात इसमें है वो है ये कि ये किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। संयोजक अव्यय किसको कहते हैं, ये अभी हम नीचे देखेंगे। जो जोड़ने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजक अव्यय कहते हैं। बात करते हैं हम अब सरल वाक्य की। नाम से पता चल रहा है जो सरल या साधारण हो, अर्थात जिसमें एक क्या हो, क्रिया। हम सारे जो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे उसमें क्रिया के आधार पर ही उनके भेद पढ़ेंगे। अर्थात जिस वाक्य में क्या हो, एक क्रिया हो मुख्य रूप से, उद्देश्य अर्थात काम करने वाले, कर्ता। उद्देश्य हमने पढ़ा था क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता। तो कर्ता उसमें कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। तो वह क्या कहलाएगा, हमारा सरल वाक्य कहलाएगा। दूसरी परिभाषा हम इसके देखें, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें हम तो, राधिका पुस्तक पढ़ती है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, इसमें पढ़ती है और खेल रहा है, मतलब खेलना, एक ही काम हो रहा है, और पढ़ना एक ही क्रिया हो रही है। तो जहाँ एक क्रिया होती है वहाँ पर क्या होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी हमने कहा कि दो हो सकते हैं, क्या उद्देश्य दो भी हो सकते हैं। अभी हम कहें राहुल, उदाहरण हम देखें तो राहुल और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे राहुल और श्याम, उद्देश्य तो दो हो गए हमारे, लेकिन काम तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, क्या, खेलने का, खेल रहा है। तो इसे हम किस में रखेंगे, इसे हम रखेंगे सरल वाक्य में। मैंने बताया उद्देश्य एक या दो हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, विधेय अर्थात क्रिया एक ही होगी। अब बात करें हम संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो सरल वाक्य होंगे और वे दोनों सरल वाक्य किसी संयोजक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहेंगे। अब दो सरल वाक्य होंगे तो हमने देखा एक सरल वाक्य में क्या होगा, एक क्रिया, देखा हमने। तो दो सरल वाक्य का मतलब क्या हो गया, दो क्रिया, क्या हो गया, दो क्रिया। परिभाषा में हम देखें तो जिस वाक्य में दो, आपको कई किताबों में ऐसे भी मिलेगी, हम दोनों तरीके से देख रहे हैं ताकि हमको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जिस वाक्य में दो विधेय होते हैं, अभी हमने देखा है, काम कितने होंगे, दो, क्रिया कितनी होंगी, दो, अर्थात दो क्रियाएं होती हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें उद्देश्य एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य है कि ये संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। अब संयोजक अव्यय हमारा क्या है, संयोजक अव्यय है हमारा वे शब्द जो दो शब्दों को, दो पदों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इसलिए, सो, अतः, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु या अथवा, किंतु, बल्कि आदि। अब हम बात करें कैसे। एक परिभाषा कई किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य हो और वे किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। समानाधिकरण अभी बताएं, समान अधिकार वाले। तो समान अधिकार में हम क्या कहें, इधर भी हमारे एक सरल वाक्य होगा। समान अधिकार वाली हम बात करें तो हम इधर भी हमारे एक सरल वाक्य है और इधर भी हमारे एक क्या, सरल वाक्य। तो जिसमें दो सरल वाक्य होंगे और वो दोनों किससे जुड़े हुए होंगे, वो संयोजक अव्यय से जुड़े हुए
होंगे। सरल के बारे में हमने बताया क्या होगा, जिसमें एक क्रिया, तो एक क्रिया इधर और एक क्रिया इधर। उदाहरण में हम देखें तो मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। जाना और यहीं रहना, ये दो काम हो रहे हैं दोनों। ये एक सरल वाक्य ये है मोहन दिल्ली जाएगा, एक सरल वाक्य हमारा शीला यहीं रहेगी। तो ये दो सरल वाक्य हैं, एक सरल ये और एक सरल ये। और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये हमारे संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं। दूसरा उदाहरण हम देखें तो वासुदेव प्रातःकाल बाजार गया और संध्या समय लौटा। ये दो वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और संयोजक अव्यय से। तो पहला सरल वाक्य हमारा क्या बना, वासुदेव प्रातःकाल है बाजार गया। अब दूसरा सरल वाक्य क्या बनेगा, वासुदेव संध्या समय लौटा। ऐसे भी लिखते हैं वासुदेव बाजार से संध्या के समय पर लौट कर आया या लौटा। तो ये हमारा क्या बना, संयुक्त वाक्य बना। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा हम देखें तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान में मैंने आपको भी बताया था कि मुख्य कर्ता भी इसी में होगा और मुख्य क्रिया भी इसी में होगी, और दो या दो से अधिक अन्य आश्रित उपवाक्य हों, और इसमें वाक्य आएंगे जिनका अर्थ किस पर निर्भर करेगा, इन पर निर्भर करेगा, प्रधान उपवाक्य पर। दूसरी परिभाषा में इसकी देखें, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दो या दो से अधिक आश्रित या गौण उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। मैंने ये दो दो तीन तीन परिभाषाएं निकाली हैं कि किसी भी तरह की परिभाषा आपको कहीं मिले तो आप समझ जाओ कि हाँ ये इस तरह से भी है, ये इस तरह से भी इसकी परिभाषा है। कई किताबों में हमें यह भी मिलता है कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र का मतलब हम यहाँ कहें प्रधान या मुख्य, स्वतंत्र भी है तो वो मुख्य उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और शेष उपवाक्य जो होंगे वो इस स्वतंत्र उपवाक्य पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। तो बात तो वही हो गई कि एक प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी उस पर आश्रित होंगे, तो आश्रित रहने के कारण वो आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कैसे। उदाहरण हम देखें कि मेरा विश्वास था कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। यहाँ मैंने 4 उदाहरण लिए हैं। इन चारों में जो ये गहरे काले अक्षरों में हैं, ये सारे हमारे आश्रित उपवाक्य हैं, और जो यहाँ नीले रंग में हैं वो सारे हमारे प्रधान उपवाक्य हैं, वो हमारे प्रधान उपवाक्य हैं। अब हम इनको समझते हैं कैसे। मिश्र वाक्य में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें भी हम देखेंगे संयोजक अव्यय इसमें भी आएंगे। क्यों, क्योंकि आश्रित है, ये निर्भर है मुख्य पर, तो निर्भर को जोड़ने के लिए भी क्या आएंगे, कुछ शब्द आएंगे। अब हम बात करें इनकी, तो मेरा विश्वास था कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो ये कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, ये वाक्य किस पर निर्भर करता है, कि मेरा उसके उत्तीर्ण होने के बारे में पूर्ण विश्वास था। ये हम इस तरह से सरल वाक्य इसको बना सकते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आश्रित और कौन सा प्रधान है। तो ये जो है जिससे, जो, क्योंकि, ये जिसके आरंभ में आएंगे वही हमारा क्या होगा, आश्रित होगा। ये संयोजक अव्यय जिसको जोड़ने के लिए आएंगे वो हमारा यहाँ दो सरल, क्योंकि ये इस पर निर्भर है, यहाँ हमारे दो सरल वाक्य नहीं है। यह हमारा क्या है, मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है। तो जिसे आपने लिखा है, अब ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा, ये किसके ऊपर, इसका जो अर्थ है वो किस पर निर्भर है, वह किताब। मैंने आज क्या करी, वह किताब पढ़ी। तो यहाँ मैंने हमारा मुख्य कर्ता है, पढ़ी हमारा क्या है, मुख्य क्रिया है। तो ये इसलिए हमारा प्रधान है, और ये जिसे आपने लिखा है ये हमारा आश्रित है। अभी हम इसके भी उपभेद पढ़ेंगे, उनमें हम और आराम से पढ़ेंगे। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। तो यहाँ खिलौना की विशेषता बताई जा रही है, जो बैटरी से चलता है। तो ये बैटरी से जो चलता है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये जो से जुड़ा हुआ है। और मेरे पास ये हमारा मुख्य उद्देश्य खिलौना है, ये हमारा क्या है, क्रिया।
आप एक सफल लेखक हैं क्योंकि आपके पास क्या है? प्रतिभा है। तो आपके पास प्रतिभा है तो क्या, तो वे उसके प्रतिभा के कारण ही वो क्या है? सफल है। तो ये इस पर आश्रित हो गया, तो ये हमारा क्या है? प्रधान। ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्रधान। पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि, जिसे, जो, क्योंकि, इनसे आरंभ होने वाले जो वाक्य होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे आश्रित कहलाएंगे। मिश्र वाक्य में भी हम देखें तो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखते हैं आगे कैसे। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। अब संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये संज्ञा जो आश्रित उपवाक्य है वो हमेशा की से प्रारंभ होगा, की योजक से प्रारंभ होगा। इसके पहले की योजक आएगा, उसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। जैसे उदाहरण में हम देखें, गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो यहाँ की आया है। करो या मरो के लिए किसने कहा? गांधी जी ने। तो हम साधारण यदि इसको बनाए तो कैसे बनेंगे? गांधी जी ने करो या मरो के लिए कहा, तो ये हमारा प्रधान क्या बना? मुख्य उद्देश्य बना। ये कहा हमारी मुख्य क्रिया बनी, और कि करो या मरो ये वाक्य है वो किस पर है? उपवाक्य इस प्रधान वाक्य पर आश्रित है। करो या मरो क्या, हम उत्तर दें क्या है? तो ये गांधी जी ने कहा था, ये कथन है। ये एक क्या है? ये एक कथन है। जो किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। तो इसका अर्थ किस पर निर्भर हो गया? गांधी जी पर। अगला हम देखें विशेषण उपवाक्य। विशेषण से हमने देखा था विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ये विशेषण क्या करेंगे? यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य में ये आएंगे। जैसे हम देखें, मैंने एक गाय देखी जो बहुत काली थी। तो जो बहुत काली थी ये क्या हो गई? उसकी विशेषता है। और ये किस पर निर्भर है? जो बहुत काली थी क्या? एक गाय है ना। तो एक गाय हमारी क्या है? और देखा हमारा क्या है? क्रिया, प्रधान। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। मैंने देखा, मैंने हमारा क्या? मुख्य उद्देश्य। देखा हमारा क्या है? क्रिया। क्या थी? गाय देखी। गाय कैसी थी? बहुत काली। तो मैंने एक बहुत काली गाय देखी। यदि हम साधारण इसका वाक्य बनाते तो हम ऐसे बनाएंगे। आगे चलते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य को हम पहचानेंगे कैसे? संज्ञा में तो हमने देखा कि की आएगी, लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे? हमने देखा विशेषण क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। तो विशेषता जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिसने, जिसके लिए, अर्थात जो परसर। परसर क्या होता है? हम कारक की विभक्ति, जब हम कारक पढ़ेंगे तब उनको और विस्तार से पढ़ेंगे। परसर का मतलब होता है विभक्ति, अर्थात चिन्ह। कारक को प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं, कारक विभक्ति। तो यहाँ जो के अंदर हम कारक लगा देंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? ये शब्द जिसे, जिसने, जिसमें, में, ने, के लिए, ये हमारे कारक हैं। तो इनसे क्या बन जाएंगे? ये विशेषण उपवाक्य की पहचान होगी कि ये इनसे प्रारंभ होंगे। आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें हम देखें तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण जो क्रिया क्या, कार्य की विशेषता बताते हैं कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, कार्य को करने का तरीका क्या है। कार्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो हम पढ़ रहे हैं अभी क्या? हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी उसके उपवाक्य के 3 भेद, उनमें हम तीसरा भेद पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया विशेषण शब्दों की भांति जो मुख्य हमारा उपवाक्य उसके कार्य की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। अर्थात वो कार्य कब घटित हुआ उसका समय बताएंगे, कौन से स्थान पर हुआ,
किस तरीके से हुआ, दिशा कौन सी थी, कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ उस कार्य का, आदि की सूचना हमें जिन उपवाक्यों से मिलती है वह हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब इनको पहचानने वाले शब्द हम पहले उदाहरण देखते हैं कि जब मैं भारत, तब फिर इनको आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं भारत में रहता था रोज फिल्में देखता था। जब मैं भारत में रहता था क्या करता था, रोज फिल्में देखता था। तो हमारा आश्रित कौन सा हो गया, जब मैं भारत में रहता था। मुख्य प्रधान उपवाक्य हमारा क्या गया, रोज फिल्में देखता था। देखें तो मैं भारत में रहने पर रोज फिल्में देखता था, तो ये हमारी क्या बनेगी, मुख्य क्रिया बनेगी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य बनेगा। जब भारत में रहता था, तो जब यह क्या बता रहा है, समय बता रहा है। आगे, जैसा वह पढ़ाता है वैसा कोई नहीं पढ़ाता, तो ये क्या है, उसके पढ़ाने का तरीका है। जैसा वह पढ़ाता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आश्रित है। वैसा कोई नहीं पढ़ाता, ये प्रधान उपवाक्य हमारा है कि वह सबसे बेस्ट पढ़ाता है। आगे, मैं आ न सका क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, कार्य क्यों नहीं हुआ उसका कारण बता रहा है। यह कार्य कैसा हुआ उसका तरीका बता रहा है। यहाँ कार्य काम क्यों, मैं आ न सका, आने का काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो ये हमारा आश्रित है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए क्या नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। प्रमुख काम क्या नहीं हुआ, आने का काम नहीं हुआ। जैसे हम तरीका देखते हैं, कार्य करने का तरीका, कार्य करने का समय, कहाँ पर काम हुआ, कितना परिमाण में, क्योंकि किस लिए, कारणवाचक है ना, ये शर्तवाचक, इस तरह से ये शब्द इसमें आते हैं। तो ये हम पहचान सके इनको आराम से कि कौन सा क्रिया विशेषण में आएगा, इन संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होंगे, वो हमारे क्या होंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। अब हम देखते हैं वाक्य और वाक्यांश में अंतर। बहुत बार हम देखते हैं वाक्यांश, वाक्यांश को यदि हम शब्द का विच्छेद करें तो देखते हैं हम वाक्य का अंश, अंश का मतलब होता है भाग या टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा या भाग। तो ये हम जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वह तो हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इस उदाहरण देखिए, बालक गेंद से खेल रहा है, तो ये वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। और यदि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द ही आए तो उनको हम क्या कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। ये पूरा अर्थ नहीं देंगे। जैसे खेलता हुआ लड़का, अब आगे क्या, कुछ नहीं, तो बस इतने दो शब्दों में ही बता दिया कि खेलता हुआ लड़का, आगे ना उसका कोई कार्य आया ना और कुछ। तो वाक्य के से पूर्ण विचार ने, तो वाक्य क्या है, वाक्य तो वह है जिससे हम पूरे विचार को जान सकते हैं, अर्थात पूर्ण अर्थ जिससे प्रकट होता है। और जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता, हम पूरी बात नहीं जान सकते, वह हमारा क्या कहलाता है, वाक्य का अंश कहलाता है। अब अंत में हम देखते हैं वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण में हमको बोलते हैं कि आप सरल से किस में बनाओ, संयुक्त में बदलो, और संयुक्त से किस में बदल दो, मिश्र में बदल दो, मिश्र से सरल में बदल दो। तो ये वाक्य का रूपांतरण, रूप बदलने के लिए जब हमको कहा जाता है तो वो हम कैसे करेंगे, रूपांतरण का मतलब था रूप का बदलना। हम उदाहरणों में हम देखें तो पहला हमारा वाक्य है, हम लोग सामान खरीदने के लिए कहाँ गए, बाजार गए। हम लोग सामान खरीदने के लिए बाजार गए, तो एक कार्य हो रहा है, एक सरल वाक्य है। अब इसको हमने संयुक्त में कैसे बदला, हम लोग बाजार गए, और अब यहाँ देखें बाजार में हमने क्या खरीदा, सामान खरीदा, और से ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा संयोजक अव्यय है। जिसके दो सरल वाक्य बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, हम लोग बाजार गए, ये एक सरल वाक्य हो गया हमारा, बाजार से सामान खरीदा, हम ये भी लेंगे हम करता, हमने बाजार से सामान खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा सरल वाक्य हो गया। तो दो सरल वाक्य हमारे यहाँ बन सकते हैं। उन दोनों सरल वाक्यों को किससे जोड़ा है, और संयोजक अव्यय से। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य कैसे बनाए इसका। हम लोग बाजार गए थे
क्योंकि हमको सामान खरीदना था। हम लोग बाजार गए क्योंकि हमको क्या खरीदना था? हमको सामान खरीदना था। तो क्योंकि हमको सामान खरीदना था, ये हमारा क्या है? आश्रित। प्रमुख ये प्रधान उपवाक्य तो हमारा क्या है? हम लोग बाजार गए थे। बाजार जाने का काम गए थे, ये हमारी क्रिया, मुख्य क्रिया हो गई। हम लोग हमारा क्या हो गया? मुख्य उद्देश्य हो गया। क्योंकि हमको बाजार सामान खरीदना था तो ये हमारा इस पे आश्रित हो गया, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखें, तालाब खोदकर मजदूर चले गए, ये एक हमारा सरल वाक्य है। दूसरा हम देखें, इसमें संयुक्त दो सरल वाक्य बनाए गए हैं। कैसे? मजदूरों ने तालाब खोदा, मजदूर चले गए। तालाब खोदकर मजदूर चले गए, वे तालाब खोदकर चले गए। तो दो काम हो गए, खोदना एक काम, चला जाना दूसरा काम। किसने? मजदूर। यहाँ भी, यहाँ वे मजदूर ही है, मजदूर तालाब खोदकर चले गए। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किससे गया है? और से। दो सरल वाक्य यहाँ बन सकते हैं, मजदूरों ने तालाब खोदा, दूसरा वे तालाब खोदकर चले गए। आगे हम देखें तो मिश्र वाक्य कैसे बना? जब मजदूरों ने तालाब खोद दिया तब वे चले गए। तो जब हम मजदूरों ने तालाब खोद दिया, ये किस पर है? वे चले गए पर आश्रित है, तो ये हमारा प्रधान है। तब वे चले गए, ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि चले जाना हमारी यहाँ मुख्य क्रिया है। जब मैंने आपको बताया था कि जब क्या है? समय बता रहा है, जब उन्होंने वो कार्य पूरा कर लिया तालाब खोदने का। तो जब मजदूरों ने तालाब खोदा, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। अंत में सारांश के रूप में हम देखते हैं कि वाक्य जो हमने पढ़े तीन हैं, सरल, संयुक्त व मिश्र। सरल में हमने क्या पढ़ा था? इसमें एक या दो उद्देश्य हो सकते हैं, पर इसमें विधेय एक ही होगा। संयुक्त में हमने देखा इसमें उद्देश्य एक या दो हो सकते हैं, पर जो अनिवार्य है वो इसमें दो विधेय कितने होंगे? दो। कार्य दो होंगे और वो दोनों सरल वाक्य, संयुक्त में जो दो सरल वाक्य होंगे वो दोनों सरल वाक्य किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। मिश्र वाक्य में हमने देखा कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, इसमें एक, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य उसको कहेंगे जिसमें मुख्य उद्देश्य, मुख्य क्रिया होगी। आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर जिसका अर्थ निर्भर करेगा। आश्रित उपवाक्य के भी हमने तीन भेद देखे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य है वो की योजक से जुड़ा रहेगा, की संयोजक अव्यय से जुड़ा रहेगा। विशेषण है वो जो प्रसर्ग से जुड़ा रहेगा, और क्रिया विशेषण है वो क्रिया विशेषण अव्यय से जुड़े हुए रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वाक्य समझ में आए होंगे।